प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस ई व्याख्यान में समाजशास्त्र विषय के अर्थ और इसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती ई व्याख्यान में भी मैंने इनके बारे में बताने का प्रयास किया, तो आप सब लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि समाजशास्त्र विषय जो है इसके जनक और प्रवर्तक अगस्त कॉम्ट हैं। 1838 में 1838 में इस विषय का प्रादुर्भाव हुआ, इस विषय की स्थापना हुई पूरे वैश्विक जगत में। उसके बाद यह विषय सबसे पहले यूरोप और फिर अमेरिका में पढ़ा गया। बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर इसका फैलाव होता गया। इसके बारे में अलग व्याख्यान से मैं आपको बताऊंगा किस किस देशों में कब कब समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र है क्या। सोशियोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से और लोगस शब्द ग्रीक भाषा से। सोशियस का मतलब होता है समाज, हिंदी में बात करें समाज, और लोगस का मतलब होता है विज्ञान या शास्त्र। तो अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ लगाएं समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जो क्या है, जो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, या समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। ये तो इसके अर्थ को लेकर के, शाब्दिक अर्थ को लेकर के बात होगी। अब विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो मोटा मोटी तौर पे एक समझ बनी कि समाजशास्त्र की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है, या किसी 2 या 4 10 परिभाषाओं में से आबद्ध नहीं कर सकते, इसे बांध नहीं सकते हैं। तो ऐसे में विभिन्न विद्वानों ने मिलकर के जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। वो 4 भाग क्या है, ये आपके सामने, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनको 4 आधारों पे 4 भागों में विभाजित करने के पश्चात इनसे संबंधित जो विद्वान थे उनके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने इस तरह से समाजशास्त्र को परिभाषित किया है ताकि आपको परीक्षा में इनकी परिभाषाएं जब लिखनी हो एक आदि तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला जो भाग है वो है समाज के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। इनमें F.H. गिडिंग्स, W.G. समनर और L.F. वाल्ड ये विद्वान प्रमुख हैं। इन विद्वानों ने कहा, इन्होंने समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो समग्र समाज को, पूरे समाज को एक साथ लेकर के पूरी एक एंटिटी के रूप में इसके अध्ययन पर जोर दिया, न कि भागों के अंदर, समूहों के अंदर या कुछ लोगों के अध्ययन के ऊपर नहीं देकर के पूरे विश्व के ऊपर, पूरे वैश्विक समाज जो है उसका समग्र मान करके, एक यूनिट मान करके इसका अध्ययन करने का विचार दिया। इन्हें F.H. गिडिंग्स कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वाल्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का अध्ययन है। तो मतलब इनसे स्पष्ट रूप से इन परिभाषाओं से लगता है विद्वानों से कि यह समाजशास्त्र को समग्रता के रूप में अध्ययन करने की ओर अग्रसर थे, इनकी मंशा थी। ऐसे ही दूसरे भाग में सामाजिक संबंधों के बारे में ये विद्वान हैं मैकआवर एंड पेज, जिनकी कृति का नाम है सोसाइटी, बहुत बढ़िया कृति है। मैक्स वेबर, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्यूबर और अर्नोल्ड। मैकआवर पेज, मैक्स वेबर, क्यूबर, अर्नोल्ड इत्यादि विद्वानों ने समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सोशल रिलेशनशिप है क्या? तो सामाजिक संबंधों को हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। सामाजिक संबंधों में 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। एक बात, जीवित सवयव होने चाहिए, जीवित व्यक्ति होने चाहिए, जीवित व्यक्ति होने चाहिए। उनके मध्य जागरूकता होनी चाहिए, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने मान लो विद्यार्थी बैठे हैं, तो हम दोनों, मैं एज ए शिक्षक और विद्यार्थी, हम दोनों के जहन में ये होना चाहिए दोनों तरफ से कि सामने शिक्षक बैठे हैं, मेरे विद्यार्थी बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। यह पारस्परिक जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है इसके अंदर। तीसरी बात होती है संचार या संप्रेषण। संचार और संप्रेषण बहुत जरूरी होना चाहिए। और चौथा है अंतःक्रिया। अगर छोटा प्रश्न आता है 15-20 शब्दों में आप लिख सकते हैं कि सामाजिक संबंध क्या है। सामाजिक संबंध 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जिनके मध्य जीवित व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, और उनके मध्य पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, संचार या संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए उनके बीच में,
और उन व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया होनी चाहिए, एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। ये जब 4 चीजें होती हैं, जीवित सावयव, अंतरक्रिया, संचार और जागरूकता, तब वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचार होता है इसे हम सामाजिक संबंध कहते हैं। जो बातचीत होती है इनके मध्य आधारों पर उन्हें हम सामाजिक संबंध कहते हैं। तो मैकआवर पेज कहते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये इनकी बात है। तो कहते हैं समाजशास्त्र में सामाजिक ताने बाने का या आप कहें तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यही की बातें मैक्स वेबर ने कही। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मैक्स वेबर अंतरक्रिया पे भी बात करते हैं और यहाँ सामाजिक संबंधों में भी बात करते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि समस्त जो क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला यदि कोई शास्त्र है तो वो शास्त्र कौन है, कौन सा शास्त्र है, वो समाज शास्त्र है। ये बात है। अब कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति बैठे हैं, अगर वो बस स्टैंड के ऊपर बैठे हैं और आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अलग अलग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं बस का, और आपस में कोई उनके बीच में संचार, कोई कम्युनिकेशन, कोई संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, यह भी दूसरे को यही पता नहीं कोई आदमी पास में बैठा है नहीं बैठा है, कोई वस्तु पड़ी है या सजीव व्यक्ति है, निर्जीव है, कौन है क्या है पता नहीं है, इन चीज़ों का आभास ही नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं हो रहा है, कोई भाषाई अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, तो ये सब संबंध सामाजिक संबंध नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये सामाजिक संबंधों की जो परिधि है, उसके जो अवधारणा है उनसे दूर है। दो व्यक्ति बैठे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, चाहे वो बातचीत प्रतीकात्मक हो, सिंबॉलिक हो, इशारों से हो, तो भी वो सामाजिक संबंध है। लेकिन एक संप्रेषण होना जरूरी है, उस संप्रेषण का माध्यम कुछ भी हो सकता है। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अगर टेलीफोनिकली या सेल अपने मोबाइल से किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा है, जयपुर में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहा है, जैसलमेर का व्यक्ति, तो वो भी अंतरक्रिया कहलाए, उसमें भी संवाद होगा, वो भी एक सोशल रिलेशनशिप का एक भाग बन जाता है। तो इन विद्वानों ने सामाजिक संबंधों के आधार पर समाजशास्त्र विषय को परिभाषित करने का प्रयास किया, मैकआवर पेज और मैक्स वेबर। तीसरी परिभाषा का आधार है सामाजिक समूह का। जॉनसन, H.N. जॉनसन, किंग्सले डेविस और बोगार्डस। जॉनसन की पुस्तक का नाम भी सोशियोलॉजी है, बोगार्डस ने भी सोशियोलॉजी कृति लिखी है। किंग्सले डेविस की बहुत ही फेमस किताब है ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस महोदय। आपने कहा कि समाजशास्त्र का समग्र रूप में टोटलिटी के अंदर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग बांटो। अलग अलग बांटने की कहा कि इनमें समूह के आधार पर समूह होने चाहिए, 10-15 लोगों का समूह होना चाहिए, या कोई ऐसा एक 20-25 लोगों का समूह होना चाहिए, कोई राजनीतिक समूह होना चाहिए, कोई व्यापारिक समूह हो, मान लो कोई औद्योगिक समूह हो, विद्यार्थियों का समूह हो, शिक्षकों का समूह हो। इन समूहों के मध्य जो अंतरक्रियाएं हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, व्यवहार हो रहे हैं, जो वार्तालाप हो रही है, उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किया जाना चाहिए। और आप लोगों ने जॉनसन, किंग्सले डेविस ने सामाजिक समूहों के आधार पर ही समाजशास्त्र की को परिभाषित करने का प्रयास किया, समाजशास्त्र की परिभाषा दी है। जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन का समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह के आधार पर ही समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। चौथी बात आ गई, चौथा आधार जो है आपका है, जो बेस है इसको डिफाइन करने का, सोशियोलॉजी को, सब्जेक्ट की डेफिनेशन को, वो है सामाजिक अंतरक्रिया। गिलिन की पुस्तक का नाम कल्चरल सोशियोलॉजी है। जॉर्ज सिमेल संघर्षवादी सिद्धांतवेता है, मैं बता चुका पिछली कक्षा में। और गिन्सबर्ग, ये विद्वान कहते हैं, गिलिन, जॉर्ज सिमेल वगैरह कहते हैं कि जो समाजशास्त्र को परिभाषित करना है तो न तो समूहों के रूप में परिभाषित करना है, न सामाजिक संबंधों के रूप में परिभाषित करना है, न उसको समग्रता के रूप में परिभाषित करना है। समग्रता के रूप में भी नहीं करना। हर समाज, हर क्षेत्र की अपने अपने अलग अलग मर्यादाएं, अलग अलग रीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, उनकी वेशभूषा है, खान पान है, संस्कृति है, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करें? उन्होंने कहा सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर करना है। सामाजिक अंतरक्रिया क्या हुई? सामाजिक अंतरक्रिया यह है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब पास में रहते हैं, वो मिलते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं। वो व्यवहार कैसा करते हैं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना ही इनका मुख्य आधार है। सामाजिक अंतरक्रिया, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना, वो लोग किस तरह से मिलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, ये ही इन्होंने इसी को ही अपने समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार माना। तो कोई प्रश्न आता है कि समाजशास्त्र को परिभाषित किया, एक आधी परिभाषा दीजिए, तो आप लोग किसी की भी एक परिभाषा दे सकते हैं विद्वानों की, तो मैंने पूर्व के व्याख्यान में भी बताया है। इनमें से कोई भी अगर बड़ा प्रश्न आता है, अगर वो 7 नंबर का आता है, तो आप इस तरह से इसको एलाबोरेट करके और उसका उत्तर दे सकते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांट करके हम इसे देख सकते हैं। इन विद्वानों ने ये परिभाषा दी, एक विद्वान की आप परिभाषा दे दें तो ये आपका एक 7 नंबर का प्रश्न बन जाता है।
ये बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न छोटे प्रश्न आते हैं, उसमें पूछते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो हमेशा याद रखना अगस्त कॉम्ट, ये समाजशास्त्र के जनक है। आपने इनसे संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है जो फाइनल ईयर की क्लासेस में पढ़ा है, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप फर्स्ट ईयर वालों के साथ आप पढ़ लेना। उसमें मैंने बता रखा है कि अगस्त कॉम्ट ने के समाजशास्त्र में क्या क्या योगदान है। मैं पहले बता चुका था इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कि आप लोगों को अगस्त कॉम्ट, इमाइल तुर्की, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकट पर्सन, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब के बारे में, रॉबर्ट बर्टन, ये जो शास्त्रीय सिद्धांतवेता हैं जिनके सिद्धांतों को समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है, महत्ता प्रदान की गई है, इनके सिद्धांतों, इनके अवधारणाओं को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तब आपके विषय के ऊपर पकड़ बन पाएगी, आपके पास एक विषय से संबंधित शब्दावली निर्मित हो पाएगी, तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे फ्रेमवर्क के अंदर, अच्छी भाषा शैली के अंदर, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण रखते हुए समाजशास्त्रीय भाषा में आबद्ध करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप। तो इन्होंने अगस्त कॉम्ट ने जब 1838 में विषय की स्थापना की, तब आपने समाजशास्त्र को सबसे नवीन विज्ञान बताया और मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है तो सभी विज्ञानों की जननी है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। बाद में आपने कहा कि ये विज्ञानों की भी विज्ञान है, साइंसेस ऑफ ऑल साइंसेस है। इसको आधार मानते हुए आपने बताया किस तरह से, आपने कहा विज्ञानों का एक सोपान क्रम बताया, तो मेरी वीडियोस में आप देखेंगे, ब्रीफ में बताता हूँ मैं आपको। इसमें सबसे पहले गणित विज्ञान को रखा, फिर खगोल शास्त्र को रखा, फिर बोले रसायन शास्त्र का जन्म हुआ, रसायन शास्त्र के बाद प्राणी शास्त्र का जन्म हुआ, प्राणी शास्त्र के बाद आपने कहा कि समाज शास्त्र का जन्म हुआ। इस तरह से आपने एक प्रक्रिया बताई कि सबसे पहले गणित, गणित के बाद खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र के बाद भौतिक शास्त्र, मैं भौतिक भूल गया था पहले, करेक्शन में, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, फिजिक्स के बाद रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद प्राणी विज्ञान, बायोलॉजी, इसमें जूलॉजी, बॉटनी आते हैं। प्राणी विज्ञान के बाद सबसे नवीन विषय के रूप में जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उद्भव हुआ, वो समाजशास्त्र का हुआ। और इस तरह से आपने बहुत ही एक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, है ना, पॉजिटिव फिलोसॉफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इस तरह के ग्रंथों में आपने पूरा वर्णन किया है समाजशास्त्र कैसा होना चाहिए, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ये सब बातें आगे वाले कुछ मेरे पूर्व की वीडियो जो शेयर करूँगा और आगे वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने व्याख्यान में पढ़ेंगे समाजशास्त्र का स्कोप क्या है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र के अध्ययन विषय वस्तु क्या है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, टेक केयर।